हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पढ़ो पढ़ाओ में। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसी तरह करते करते हम क्लास 6 से 10 तक के सारे एसएसटी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो कि आपका यूजफुल रहेगा स्कूल में भी और एज वेल एज आपका इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पर्पस के लिए भी, जिसमें हम लोग कुछ छोटे प्रश्न को जानेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी जानेंगे, इसके एमसीक्यूज को भी समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले ये चैप्टर जो है पृथ्वी के बारे में है और जो कि सौर मंडल में उपस्थित है। ये पृथ्वी हमारा सौर मंडल में उपस्थित है, इसके बारे में ये पाठ है। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि सौर मंडल क्या होता है। पाठ का जैसे नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल होता क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है, इसे हम समझें तो सौर मंडल जो होता है वो ग्रहों, उपग्रहों, मतलब जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स हैं, उसके स्टार्स हैं, सभी को मिलाकर सभी जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, उसे सौर मंडल कहते हैं, जिसका मुखिया होता है सन, सूर्य इसका मुखिया होता है। तो इस सौर मंडल के बारे में पाठ में और अंदर और अच्छे से जानेंगे। अभी इतना ही जानते हैं। अभी समझते हैं कि सौर मंडल में इस पाठ में सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है, कुछ शब्दों के साथ समझाती हूँ। पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। तो पूर्णिमा जो होता है वो फुल मून, जिस समय पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, जिस दिन फुल मून होता है, चंद्रमा एकदम साफ दिखाई देती है। महीने में एक बार होता है कि इस तरह से चंद्रमा जो है पूर्ण आकार की दिखाई देती है। इस रात को पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। इसके जस्ट 15 दिन के बाद आप ये फुल मून जो है नहीं देख पाएंगे। ये फुल मून धीरे धीरे खत्म होने लगती है, गायब होने लगती है, और इसके बाद एक ऐसी रात होती है जिस समय चंद्रमा अपने स्थान से गायब होता है, जिसको अमावस्या वाली रात कहते हैं। इसके बाद फिर से चंद्रमा 15वें दिन के बाद फिर से चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखने लगता है। तो पूर्णिमा वो होती है जिस दिन हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, और इसके 15 दिन के बाद आसमान से चंद्रमा पूरी तरह से, मून पूरी तरह से गायब होती है, जिसको अमावस्या की रात कहते हैं या नए चांद की रात भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद नए चांद की उत्पत्ति होती है। नए चांद मतलब फिर से चंद्रमा आती है, ये हम समझे। अब हम समझते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तु जो रात में चमकती है, आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है जब आसमान साफ होता है, तो ये सभी चीज, सन, मून, जितने भी आसमान में होती है, आसमान में जितनी भी चीजें दिखती है, सूर्य है, चंद्रमा है और रात में जितनी भी चमकने वाली चीजें जो होती है, सभी को हम लोग कुल मिलाकर खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अब तारों के बारे में समझे तो तारे वे होते हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज, वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में सबसे बड़े होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में हमेशा रिलीज करते रहती है, हमेशा उत्सर्जित करते रहती है। इसका खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। अच्छा, इसे हम कहते हैं तारा। हमारा सबसे नजदीकी तारा या एक तारा का नाम है सूर्य। सन जो है, सन, द सन इज ए स्टार, सूर्य जो है एक तारा है। अच्छा अच्छा, जब हमने तारों को समझा तो तारों का ग्रुप भी होगा, उसे भी हम समझते हैं।
तो तारों का जो ग्रुप होता है, जो विभिन्न आकृति निर्माण करती है रात के समय में जब तारे मिलकर कोई अलग अलग आकृति बनाते हैं, तो इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं या फिर कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। रात्रि काल आकाश में तारों का अलग अलग रूप बना हुआ दिखता है, जिसमें से कुछ रूप हमें सबसे कॉमन हम क्या जानते हैं? सबसे कॉमन हम जानते हैं सप्तर्षि तारामंडल, जो हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसके अलावा है अर्सा मेयर, बिग बियर, ये हमें आसमान में दिखाई देता है। तारों का ग्रुप, तारों का समूह नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। अब तारों का जो समूह, हम 7 तारों का समूह को सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। इसी का एक पार्ट होता है ध्रुव तारा। अच्छा, ध्रुव तारा हमेशा आसमान में उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और ये जो होता है दिशा भी बताने में मदद करता है। पुराने समय में जब दिशा का ज्ञान या दिशा को जानने के लिए कोई यंत्र ना हुआ करता था, कोई मशीन नहीं हुई करती थी, तो ध्रुव तारे को देखकर समझा जाता था कि नहीं, ये उत्तर दिशा है। ये हमेशा से दिशा बताने का काम करता है ध्रुव तारा। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अच्छा, कुछ तारे जो होते हैं धुंधले दिखाई देते हैं आसमान में, कुछ जो है बहुत चमकीले दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? सौरमंडल को समझने से पहले, सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम ये समझते हैं, कुछ जो है बहुत चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ टिमटिमाते हुए, कुछ हल्के दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? तो तारों का हमसे बहुत दूरी पे होना, ये इसका कारण है। तारे हमसे बहुत दूरी पर है, कुछ इतने ज्यादा दूरी पर है कि वो हमें धुंधले से दिखाई देते हैं। तो सन जो है सबसे नजदीकी है, सूर्य जो है हमारे सबसे नजदीक है, जो इतना चमकदार दिखाई देता है और उसका उष्मा और प्रकाश हम तक पहुंचता है। कई तारे ऐसे भी हैं जिनका उष्मा प्रकाश बहुत दूर रह जाता है, दूर, बहुत दूर हो जाता है, इसलिए कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, कुछ साफ दिखते हैं, यही कारण। अब सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल जो है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, जितने भी खगोलीय पिंड है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स हैं, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सारे चीज मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सन के बारे में जाने तो सन जो होता है इसका मुखिया होता है, सबसे मिडिल में जो होता है, सबसे बीच में जो सारे प्लैनेट्स को अपने खिंचाव बल से खींच कर रखता है, एक फिक्स जगह पे जो सब घूमते हैं सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडी, तो वो एक खिंचाव से खींच कर रखता है सन। तो सन जो होता है एक मुखिया के रूप में कहलाया, सौरमंडल का केंद्र कहलाया सन। अच्छा, इसमें प्लैनेट्स भी हैं। ग्रहों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ग्रह जो होते हैं, जैसे कि तारे होते हैं कि उसका खुद का प्रकाश और उष्मा होता है, लेकिन ग्रहों के पास खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होती, ये दूसरों के प्रकाश और उष्मा से प्रकाशित होता है। जैसे अगर चंद्रमा से हमारे ग्रह पृथ्वी को देखा जाए तो कुछ ये चंद्रमा की भांति दिखेगी। तो ये चंद्रमा की भांति क्यों दिख रही है? क्योंकि पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? तो वो उसके नजदीकी तारा से प्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, जितने भी नजदीकी तारा हुए उसके प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे कि हमारा मून, हमारा चंद्रमा, इसका भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हमने इसे जाना। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद खगोलीय पिंड जो होता है, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम जान चुके हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। अच्छा, ग्रह को ग्रीक भाषा में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समझा देती हूँ। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, लेकिन पता है ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई कहते थे। प्लेनेटाई यानी कि परिभ्रमक, यानी कि चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला। तो ग्रहों का अपना सूर्य प्रकाश और उष्मा नहीं होती, तो ग्रह क्या करते हैं? ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये ग्रह होते हैं। ग्रह हमारे
सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। तो आठों ग्रहों के बारे में हम अब जानते हैं। तो 8 ग्रह जो हुए वे हैं। तो 8 ग्रहों का हम अगर नाम जाने तो उसका नाम अगर हम क्रमवार जाने तो पहला नाम होता है, 8 ग्रहों का में पहला नाम होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये होता है। सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह अत्यधिक गर्म होता है, क्योंकि हमें अभी पता चला तारों के बारे में, तारे अत्यधिक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण से पूरे सौरमंडल को बांध कर रखते हैं। अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना ज्यादा दूरी होने पर इससे क्या पता चलता है, पृथ्वी और सूर्य की के बीच का दूरी इतना है, ये हमें पता चलता है 15 करोड़ किलोमीटर। इससे हमें एक और भी बात समझ आती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, क्योंकि प्रकाश का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ हम समझते हैं इस तरह से, क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड है, प्रकाश की गति जो है, गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होता है लाइट का। और डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इसी कारण से सूर्य का जो पहला प्रकाश होता है, सूर्य का पहला किरण जो होता है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8 मिनट का टाइम लगता है। अब ग्रहों के बारे में जाने तो ग्रहों का नाम हम सबसे पहले जान चुके हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ये मैं ट्रिक आपको बताती हूँ। अच्छा, मरकरी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मरकरी जो है सूर्य के सबसे नजदीकी प्लेनेट है। वीनस जो है वो साइज और शेप में लगभग अर्थ के समान है, इसीलिए वीनस को अर्थ ट्विंस कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अच्छा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, सैटर्न पर रिंग्स ज्यादा पाई जाती है। हालांकि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस तीनों में रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिंग्स जो है ये सैटर्न में पाई जाती है। अब इस जितने भी प्लेनेट है इसको याद करने का ट्रिक जो है हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, जिसे हम समझते हैं, जिसे कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसका पहला वर्ड ले लेते हैं, MVEMJSUN। एम से मार्स, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, फिर जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ये हमें एक स्मॉल कीवर्ड हो गया जो कि हम एनसीईआरटी बुक में हमारे दिए हुए हैं, और जिससे हम आठों प्लेनेट को उसके डिस्टेंस के हिसाब से, उसके क्रम के हिसाब से हम जान सकते हैं। ये हमने जाना प्लेनेट का नाम। अच्छा, इसके बाद हम ये टॉपिक जानते हैं, इसके बाद हमारे बुक में टॉपिक है पृथ्वी के बारे में, हमारा प्लेनेट अर्थ, इसके बारे में, हमारे होम्स के बारे में, हमारा जो होम है, हमारा जो घर है, हमारा प्लेनेट, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस और साइज क्या है पृथ्वी का सूर्य के हिसाब से, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। In terms of distance from the sun, it is third planet and in size, it is fifth largest planet. ठीक है, ये हमने समझा। अब अर्थ का साइज थोड़ा सा समझते हैं। तो अर्थ के साइज को समझना
अर्थ के साइज को जो है हम जियोड कहते हैं। अब ये जियोड क्यों कहा जाता है इसको और समझते हैं, क्योंकि इसी के बारे में हमें चैप्टर 2 में फिर पढ़ने को मिलेगा। तो अर्थ को जियोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पोलर रीजन है जस्ट ऊपर, साउथ के जस्ट ऊपर, साउथ में इस एरिया को, जैसे ये है, ये अर्थ हुआ, इसका ये एरिया नॉर्थ वाला पार्ट और इसका ये एरिया साउथ वाला पार्ट, ये थोड़ा चपटी है। जैसे कि आकार अगर हम मान ले संतरे के जैसा, संतरे के जैसा आकार है, तो इस ये ऊपर और नीचे चपटी है, फ्लैटेंड, और बीच में क्या है, उभरी हुई है। ठीक है, बीच में उभरी हुई है। तो इस आकार के कारण हमारे पृथ्वी का आकार जो होता है जियोड कहलाता है। इसी कारण से इसे जियोड, भूआब कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, यूनिक प्लेनेट। इसका कारण लगभग सभी के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। ये ना तो अधिक गर्म है, ना तो अधिक ठंड है, यहाँ पे पानी उपस्थित है, यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है, जो वातावरण एक मनुष्य के जीने के लिए चाहिए वो सब यहाँ पर उपस्थित है। बाकी अन्य ग्रहों में ये नहीं पाया जाता, इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, अब अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। कितना यूनिक है। ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ जो है अंतरिक्ष से, जब हम लोग आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ का कलर जो होता है ना वो नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अर्थ में, अर्थ का 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, जो कि ओशन में पाया जाता है, समुद्रों में, महासागरों में पाया जाता है। इसी कारण से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। इसी कारण से हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के साथ साथ, जियोड के साथ साथ, भूआब के साथ साथ नीला ग्रह भी कहते हैं। अब कुछ चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो चंद्रमा क्या है, तो सबसे पहले चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा सैटेलाइट है। ये उपग्रह क्या होते हैं पहले इसे समझते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, अपने स्थान पर भी घूमते हैं, अपने प्लेस पे भी घूमते हैं, और उसके साथ साथ वो प्लेनेट का भी चक्कर लगाते हैं। इसी को कहते हैं उपग्रह। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में अगर जाने तो चंद्रमा का जो डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है चंद्रमा का डायमीटर। ये इसका साइज हमने समझा। अब दूरी क्या है, तो दूरी जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। हमने अब चंद्रमा के बारे में और भी हम लोग कुछ जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही टाइम में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पर भी जीवन के अनुकूल परिस्थिति नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर आवास नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, और इसकी छाया बनती है। जब हम फुल मून को देखते हैं इस पे काले काले धब्बे दिखते हैं, जो कि पर्वत, मैदान और गड्ढे दर्शाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स के बारे में। देखो, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं तारे, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये स्पेशली जो होता है मंगल और बृहस्पति प्लेनेट के कक्षाओं में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति का जो जोन होता है, जहाँ पर वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उस भाग में पाया जाता है। अच्छा, साइंटिस्ट के अनुसार ये जो होते हैं ग्रहों का ही टूटा हुआ पार्ट है। बहुत साल पहले जब ग्रह बन रहे थे, टूटकर अलग हो रहे थे, कभी क्रिएट हो रहे थे, तो उसी टक्कर के दौरान में एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ है। अच्छा, अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी पर गिरने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायु में
हवा के साथ इसका फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब फ्रिक्शन हो जाता है तो ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसे हम कभी कभी टूटता तारा भी कहते हैं। इसे हम मेट्रोइड्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में। आकाशगंगा क्या होता है? जब खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह दिखने वाला चमकदार रास्ता लाखों तारों का एक समूह होता है। मतलब जब खुले आसमान में एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक चौड़ी सफेद पट्टी दिखाई देती, तो ये होता क्या है? ये तारों का समूह होता है, तारों का ग्रुप होता है, जिसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। तो हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब आकाशगंगा नाम किस लिए पड़ा? नाम जो है काल्पनिक नाम है। मान लिया गया कि आकाश में एक प्रकाश की नदी बह रही है, इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा। आकाशगंगा कैसे बनी है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों से बनी है। तो हमारा आकाशगंगा जो है, हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का भाग है। अब ये लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। सोचो, हमारा सौर मंडल इतना विशाल है, ये मिलकर बनते हैं आकाश गंगा, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसलिए ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल है, और इसकी दूरी को, इसकी विशालता को जानना और भी कठिन है। हमारे वैज्ञानिक इसे जान रहे हैं, इसे अभी भी समझने में प्रयासरत है। तो ये चैप्टर आज हमने क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी सौरमंडल में पृथ्वी को कंप्लीट किया। इसका क्वेश्चन